सेकेंड ईयर वाले पहले लिख लो। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, ठीक है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। इसमें कृषि हेडिंग डाली थी। तुम आगे बैठ जाओ इधर, तुम इधर आ जाओ दोनों लोग। हेडिंग डाली थी ना कृषि, तुम तो आई थी उस दिन। हाँ, इसमें थोड़ा लिख भी तो लिया था, 2 पॉइंट लिखे थे, उसके बाद हेडिंग डाले कृषि। नहीं डाली तो लिख लो कृषि। इसमें लिखिए अन्य कालों की भांति, अन्य कालों की भांति मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, अन्य कालों की भांति मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मूल कृषि है। अर्थव्यवस्था का मूल कृषि है। कौटिल्य ने कृषि को सबसे अच्छा उद्योग माना है। कौटिल्य ने कृषि को सबसे अच्छा उद्योग माना है। कृषि को सबसे अच्छा उद्योग माना है। मौर्यकालीन समाज में, मौर्यकालीन समाज में सबसे अधिक जनसंख्या कृषक वर्ग की ही थी। ठीक है। कौटिल्य के अनुसार वर्ष में, कौटिल्य के अनुसार वर्ष में 2 फसलें, कौटिल्य के अनुसार वर्ष में 2 फसलें उत्पन्न करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वह चावल को सर्वोत्तम फसल तथा ईख को, ईख मतलब गन्ना, ईख को निकृष्टतम फसल मानते हैं। निकृष्टतम फसल मानते हैं। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेजर पॉइंट है कि मौर्य काल में जो अर्थव्यवस्था है, किसी काल की अर्थव्यवस्था की बात करें, आजकल वर्तमान की बात करें, मूल आधार क्या होता है? कृषि होती है। पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी होती है। खेती ना हो, जो जहां ये चीजें नहीं है वहां देखिए किस तरीके की चीजें। भारत एक कृषि प्रधान देश हमेशा सही रहा है। हाँ, वो डिपेंड करता है क्षेत्र पर कि कौन सी फसल किस क्षेत्र पर अत्यधिक उपजाऊ होती है। इधर गन्ना अधिक उगाया जाता है तो जहां के रहने वाले हैं वहां गेहूं और धान अधिक पैदा होता है। लेकिन कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होती है, ये बात तय है। मौर्य काल में मगध में जो फसल उगाई जाती थी उसके बारे में कौटिल्य ने कहा कि चावल जो था बहुत ज्यादा पैदा होता था और वहां गन्ना कम होता था, ईख कम होती थी। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने का विवरण सर्वप्रथम बुद्ध काल में मिलता है। बुद्ध काल में मिलता है। बुद्ध काल में मिलता है। अच्छा, एक चीज और बच्चों, बुद्ध काल क्या होता है? महात्मा बुद्ध
से रिलेटेड है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से बुद्ध काल माना जाता है। ठीक है, बुद्ध काल का जब टाइम आए तो मतलब समय आए या बात आए तो क्या समझोगे आप कि जैसे ही उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है और बुद्ध काल शुरू हो जाता है। वहां पर जब कृषि होती थी उसमें दासों को काम पे लगाते थे। लेकिन मौर्योत्तर काल तो सॉरी मौर्योत्तर काल नहीं, में भी मौर्य काल में भी दासों को बड़े पैमाने पर कृषि कार्य में लगा दिया जाता था। कृषि कार्य में लगा दिया जाता था। एक उदाहरण मिलता है कि अशोक जो था, अशोक ने कलिंग के युद्ध में कम से कम 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया था। पढ़ा था हम लोगों ने। और उन्हें दास बना लिया, और दास बनाने के बाद उन्हें क्या किया, काम पे लगा दिया। जंगल साफ करवाए, जो बंजर भूमि थी उसको कृषि के योग्य बनवाया और कृषि काम में लगा दिया। तो यहां स्पष्ट विवरण मिलता है कि दासों से कृषि का काम करवाया जाने लगा था। एक हेडिंग डालिए, लिखिए भूमि तथा भू स्वामित्व। भूमि तथा भू स्वामित्व। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भूमि कितने प्रकार की होती थी और भूमि पर अधिकार किसका था, और जनता से कर किस तरीके से वसूलते थे, उसके लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए सेटिंग में, मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज को तो जानते हैं, मेगास्थनीज इंडिका, उस दिन चर्चा कर रहे थे वो, इसी की बात हो रही थी। मेगास्थनीज तथा उसके विवरण के आधार पर संपूर्ण भूमि का स्वामी सम्राट को बताया गया है। संपूर्ण भूमि का स्वामी सम्राट को बताया गया है। लेकिन व्यवहार रूप में भूमि पर अधिकार राजा तथा कृषक दोनों का होता था। व्यवहार रूप में भूमि पर अधिकार राजा तथा कृषक दोनों का होता था। राजा तथा कृषक दोनों का होता था। ठीक है, यानी कि भूमि पर देखो 2 तरीके के अधिकार होते हैं, एक सैद्धांतिक रूप से जो नियमों के अनुसार होता है, और एक होता है व्यवहारिक रूप से। तो जो नियमों के अनुसार क्या था कि भूमि पर अधिकार किसका होगा, वो राजा का, सैद्धांतिक है। व्यवहारिक क्या है, व्यवहारिक है कि राजा का अधिकार तो होता था, जो भूमि को जोत रहा है, उस पर फसल बो रहा है, यानी कि सामान्य प्रजा कृषक, उसका भी भूमि पर अधिकार माना जाता था, ऐसा था। तो ये स्वामित्व की बात हुई। आगे लिखिए, अर्थशास्त्र से स्पष्ट होता है कि भूमि 2 प्रकार की होती थी। भूमि 2 प्रकार की होती थी। एक वह जिसे निजी भूमि कहा जाता था, और दूसरी राजकीय भूमि, जिसे निजी भूमि कहा जाता था, और दूसरी राजकीय भूमि। निजी भूमि वह जिस पर जो कृषि कर रहा है उसका अधिकार होता था, और राजकीय भूमि वह भूमि होती है जिस पर साम्राज्य का, राजा का शासन होता है, राजा का अधिकार होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार की भूमि होती थी। आज भी ऐसा ही होता है,
है ना, कुछ सरकारी जमीनें हैं और कुछ हर व्यक्ति की अपनी निजी निजी जमीनें हैं, ऐसा था। तो हम हेडिंग डालेंगे और पहली हेडिंग डालेंगे, नंबर 1 करके लिखेंगे राजकीय भूमि। राजकीय भूमि, राजकीय भूमि, इसमें लिखिए, देखिए राजकीय भूमि तथा इससे प्राप्त आय को, इससे प्राप्त आय को सीता कहा जाता था, सीता कहा जाता था। राजकीय कृषि भूमि विभाग का अध्यक्ष, विभाग का अध्यक्ष सीता अध्यक्ष कहलाता था। विभाग का अध्यक्ष सीता अध्यक्ष कहलाता था। अर्थशास्त्र में हल से जोतकर उत्पन्न किए गए पदार्थ को सीता कहा गया है। सीता कहा गया है। तो आपको ये तो पता लग गया कि जो राजकीय भूमि थी वो कैसी थी, है ना, उससे जो इनकम, जो पैदावार हो रही थी उसको सीता कहते थे, आय जिसको हम लोग बोलते हैं। और जो अधिकारी था जो उस पर स्वामित्व रखता था या उसकी देखभाल करता था वो सीता अध्यक्ष होता था। तो आपसे प्रश्न ये पूछ लिए जा सकते हैं। आगे लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। देखिए राजकीय भूमि भी ऐसी होती थी, राजकीय भूमि भी ऐसी होती थी जिस पर दो प्रकार के कृषि श्रमिक नियुक्त किए जाते थे, जिस पर दो प्रकार के कृषि श्रमिक नियुक्त किए जाते थे। मतलब जो राजकीय भूमि थी तो राजा तो नहीं करेगा कृषि जाके उस पे, वो लोगों को नियुक्त करता है कि उसने कहा कि चलो तुम मजदूर जाओ खेती करो जाके हमारी भूमि पर, उससे जो इनकम हो वो हमें दो। लेकिन वो जो मजदूर जो खेती करते थे वो दो तरीके से उस पे लगाए जाते थे कृषि कार्य पर। वो किस तरीके से, इसके लिए हम लिखेंगे नई लाइन से लिखेंगे। देखिए यदि कृषक इस भूमि पर अपने बीज, अपने बीज, बहुत बारीकी से समझिएगा अभी लिखते लिखते, यदि कृषक इस भूमि पर अपने बीज कौमा बैल तथा उपकरण, बैल तथा उपकरण आदि का खर्च, खर्च स्वयं करे तो, स्वयं करे तो उसे उपज का उपज का 2/3, ब्रैकेट में लिख लेना, कई बार ये पूछ लेता है ब्रैकेट में, ठीक है, 2/3, 2/3 का 1/2 लिखिए, गलत लिखवा दिए, 1/2, उपज का 1/2 भाग प्राप्त होता था। 1/2 का मतलब समझ रहे हो, 50%, आधा आधा। तथा लिख लो इसमें आगे, तथा, तथा 1/2 भू राजस्व देना पड़ता था, 1/2 भू राजस्व देना पड़ता था। आधा भाग मिलता था उसको हिस्सा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वो भाई कृषक है
वो अपना बीज डाल रहा है, राजा को कुछ भी खर्च नहीं करना उसमें। बैल भी कृषक है और वो अपने सारे हथियार भी लगा रहा है, उपकरण भी यूज कर रहा है, तो उपकरण भी उसी के, बीज भी कृषक का, बैल भी कृषक के। खर्च कौन कर रहा है? खेती पर कृषक कर रहा है ना। जब किसान खेती पर खर्च कर रहा है तो क्या होगा? वो जो फसल पैदा होगी वो आधी आधी हो जाएगी, क्योंकि राजा ने कुछ भी खर्च नहीं किया उसमें, उसकी सिर्फ जमीन है, सब काम कृषक ने किया, मेहनत की, तो इसलिए आधा हिस्सा उसका। ठीक है, तो ये होता था किसके लिए? जो अपने बीज लगाता था, अपने कृषक अपने उपकरण लगाता था और अपने बैल लगाता था। आगे लिखिएगा। इस पद्धति को इसी में जोड़ दो चाहे तो, हाँ, तभी एक पॉइंट क्लियर होगा। इस पद्धति को अर्ध बटैया, जैसे आजकल बटाई कहते हैं, बटाई वही हो गया, अर्ध बटैया, तथा इस प्रकार के कृषक को अर्ध आस्तिक कहा जाता था। इस प्रकार के कृषक को अर्ध आस्तिक कहा जाता था। ये पहला पॉइंट अब ये क्लियर हो गया होगा। अर्ध बटैया है ना, कि आधा भाग बंटवा लेता था तो इसलिए अर्ध बटैया कहते हैं उसको। ठीक है, और अर्ध आस्तिक कहते थे। आगे लिखिए, नए पॉइंट से अभी लिखिए। यदि कृषक को राज्य द्वारा बीज, बैल, कृषि उपकरण आदि मुहैया कराए जाते थे, तो उन्हें उपज का 2/3 भाग, ब्रैकेट में लिख लो 66%, राज्य को देना पड़ता था। राज्य को देना पड़ता था। इस प्रकार के कृषक को ये थोड़ा शब्द बड़ा है, उसको आराम से लिखिए। देखिए, 100 आधा सा और हुआ 100 वीरियो जीबी, हाँ 100 वीरियो जीबी कहा जाता था, जीबी कहा जाता था। तो ये हो गई राजकीय भूमि। अब एक हेडिंग डालिए, निजी भूमि। लिखिए, किसान स्वयं खेती ना कर पाने की स्थिति में अपनी भूमि को खेती करने के लिए काश्तकार को दे देता था, अर्थशास्त्र में ऐसे किसान को उपवास कहा जाता था। निजी भूमि से उपभाग कहा जाता था। निजी भूमि से प्राप्त आय को भाग कहा जाता था। प्राप्त आय को भाग कहा जाता था।
एक पॉइंट लिखिए, अर्थशास्त्र में भूस्वामी को क्षेत्रक कहा जाता था। तो भूमि के बारे में पता लग गया, भूमि दो प्रकार की होती थी। एक हेडिंग डालेंगे, भू राजस्व। देखिए अभी तक क्या था, आपने पढ़ा होगा, वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ी है, हड़प्पा सभ्यता वाला भी हमने पढ़ा है। जनता से टैक्स नहीं लिया जाता था। राज्य की आय का स्रोत भू राजस्व नहीं था। मौर्य काल में आप पहली बार देखेंगे कि राज्य की आय का स्रोत भू राजस्व है, यानी कि जो कृषि उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन पर राज्य क्या ले रहा है, टैक्स ले रहा है, और वो टैक्स राज्य की आय का एक स्रोत है। आप यहां देखेंगे मौर्य काल, लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, मौर्य काल में पहली बार राष्ट्रीय आय के रूप में भू राजस्व व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है, राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व व्यवस्था ही था। ठीक है, यह उपज का 1/6 भाग लगान के रूप में ले लिया जाता था। ठीक है, तो ये एक चीज और जान लेंगे हम लोग, इतना जानने के बाद इस चीज को लेकर के कि भू राजस्व कितना वसूलते थे, थोड़ा सा एक मतभेद हुआ है विद्वानों में, क्योंकि प्राचीन इतिहास में ये तो एक आम बात है, विद्वानों में अक्सर मतभेद हर चीज को लेकर के। अब टैक्सेस कितना लिया जाता था, कितना लगान लेते थे, ये थोड़ा सा चिंतक विषय। मेगास्थनीज कुछ और कहता है, स्ट्रेबो कुछ और कहते हैं, डियोडेरस कुछ और कहते हैं, और कौटिल्य ने कहा है, वो अपने विवरण में कुछ और लिखा है। आपने लिखा कि कितना लेते थे उपज का 1/6 भाग। ठीक है, देखिए अब सब विद्वानों की बातें लिख लेते हैं, कौन क्या कह रहा है, किसी के बारे में पूछ सकता है। देखिए कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य उपज का 1/16 भाग लिया जाता था। हाँ, 16वां भाग लिया जाता था। ठीक है, देखिए मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार 1/4 भाग कर के रूप में राज्य को दिया जाता था। लेकिन इन सभी विवरणों में जो सबसे महत्वपूर्ण विवरण है वह 1/6 भाग महत्वपूर्ण विवरण है, वह 1/6 भाग
को प्राप्त करने का है, प्राप्त करने का है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता कि 1/6 परीक्षा में ही पूछा जाएगा, लेकिन हमने लिख लिया जानकारी के लिए। तो कोई पूछ दो कौटिल्य के अनुसार बताओ, तो कौटिल्य के अनुसार क्या बताओगे? 1/6 लगा दोगे, नहीं तो है? तो मेगास्थनीज के अनुसार बताओ तो 1/4। खाली पूछ रहा है कितना लिया जाता था उपज का, तो 1/6, सीधी सी बात। अगला पॉइंट लिखिए। अशोक के अशोक के रुमिनदेई अभिलेख, अशोक के रुमिनदेई स्तंभ लेख में केवल 2 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। 2 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, बलि तथा भाग। एक 2 कर थे, भाग। बलि एक धार्मिक कर था, धार्मिक कर था, और भाग भू राजस्व कर, भू राजस्व कर। अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए मौर्य काल में अधिक से अधिक, मौर्य काल में अधिक से अधिक बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया गया। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया गया। बात समझ में आई? जिसे अशोक ने बंजर भूमि को कृषि योग्य बनवाया, दासों को लगा दिया था उस काम पे, वो बात यहां है। एक पॉइंट ये भी लिखेंगे, कौटिल्य ने विवरण दिया है कि जिस इलाके में कृषि जिस इलाके में कभी कृषि कर्म नहीं हुआ है, जिस इलाके में कभी कृषि कर्म नहीं हुआ है, ऐसे स्थानों पर ऐसे स्थानों पर जनपद निवेश स्थापित होना चाहिए। ऐसे स्थानों पर जनपद निवेश स्थापित होना चाहिए। स्थापित होना चाहिए। कलिंग युद्ध के बाद नया पॉइंट है। कलिंग युद्ध के बाद संभवतः अशोक द्वारा लगभग 1.5 लाख युद्ध बंदियों को इसी प्रकार बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए लगा दिया गया था। बाकी कल कराएंगे, ठीक है? कल कराते हैं, आगे से लिख पाएंगे इसी में कल।